हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हम क्लास करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं। आज हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाएगी है, इस कारण से आज हम अपलोडेड वीडियो को ही अपलोड करते हैं। मतलब लाइव किसी दिक्कत के कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम आज वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से अपना प्यार दीजिएगा हमारी वीडियो को। जैसे लाइव में आप लोग आते हैं अच्छे से प्यार देते हैं, उसी तरीके से इसमें भी अच्छे से प्यार दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। अंग कहते हैं, उत्तक कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, कोशिका संरचना कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं भाई। आशा करते हैं, देखिए सभी लोग को कुछ टाइम हम ये भी देंगे कि आप लोग जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उतने टाइम में आप लोग आंसर को इसको ढूंढ लीजिएगा, पढ़ के जल्दी से ढूंढ लीजिएगा। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आप लोग आंसर, जब तक हम सारे ऑप्शन को भी रीड करते हैं तब तक आप लोग आंसर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आंसर अपने मन में सोच लीजिएगा और लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा, सर हमारा इतना क्वेश्चन 48 में से हमारा 24 सही हुआ, 48 में से हमारा 36 सही हुआ, 48 में से 40 सही हुआ, 45 सही हुआ। इतना कमेंट जरूर करिएगा कि कितना हमारा सही होता है। ईमानदारी से कमेंट जरूर करिएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए कौन सा है ऑप्शन, पहले का क्या है ऑप्शन बताएं ना। प्रश्न को एक बार फिर से रीड करते हैं, बात में हम लोग बह गए थे। एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, उत्तक, अंगतंत्र, कोशिकी संरचना। एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया है? एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो इसका उत्तक क्या होगा? उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तक इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बाबू? उत्तक इसका सही आंसर है। उत्तक इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी मतलब यहाँ पे बैठा हुआ जो भी है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा पहला ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो उत्तक लिखा हुआ है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? वह उत्तक जो द्वितीयक विधि के लिए उत्तरदायी है, जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ये वृद्धि है, वृद्धि लिखा हो गया है, बस थोड़ा सा ऐसे टाइपिंग में हो गया है। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कार्टेक्स। बताइए द्वितीय वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? बताइए। सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग अपने दिमाग में आंसर को सोच लिए होंगे। तो चलते हैं इसका आंसर बताते हैं आपको। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, क्या कौन सा है? कैम्बियम है। कौन सा है बाबू? कैम्बियम। कैम्बियम। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट है बाबू। सी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू? पोषवा फ्लोएम जिससे पोषक तत्व जो जाते हैं, फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम जल एवं खनिज का वहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादन का वहन करता है। फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। फ्लोएम एक पादप को बल प्रदान करता है। बताइए इसका सही आंसर, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या है? फ्लोएम क्या क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आप लोगों ने आशा करते हैं आप लोग आंसर सोच लिए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। किसका वहन करता है? प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट है। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। 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 चौथे प्रश्न का क्या आंसर? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। बताइए किसके लिए उत्तरदायी है? चौथे नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी सभी लोग। इसका किसके लिए उत्तरदायी है भाई? ये है ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। किसके लिए है? आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, आहार वहन के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है?
पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न क्या है इसका? चलिए, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? किसके परिवहन के लिए? भोजन के लिए, जल के लिए, एमिनो एसिड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। यूपी पीसीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया बाबू, जल्दी बताइए इसका आंसर। पाँचवें का आंसर क्या होगा बाबू? पाँचवें का आंसर क्या होगा? जल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमसे थोड़ा सा गलती हो जाता है टाइपिंग में, आगे पीछे ऊपर से नीचे कर देते हैं कई बार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल, जिसका नाम है जल। जल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। छठवां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई माप कर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर। आयु मापने की कोई तरीका नहीं है। देखिए, ये तो गलत बात है। उसकी आयु को कैसे मापा जाता है बताइए? कैसे? वार्षिक वलयों को गिनती करके। किसको? वार्षिक वलयों को गिनती करके। ऑप्शन नंबर आपका जो ये बी है ये सही है, वार्षिक वलयों को गिनती करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक किन पौधों में पाया जाता है बताइए? लिथोफाइटस में, हाइड्रोफाइटस में, जीरोफाइटस में, मीसोफाइटस में। बताइए, वायुतक किस में पाया जाता है? वायुतक किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है बाबू? बताइए। हाइड्रोफाइटस में। किस में पाया जाता है बाबू? हाइड्रोफाइटस में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, हाइड्रोफाइटस में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आठवें नंबर प्रश्न पे। आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। प्रारंभों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। बताइए, आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। प्रारंभों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। बताइए किसमें पाया जाता है? आर्किड में। ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मूलों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, मूलों में। आर्किड मूलों में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। चलिए अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? किसके कारण? अंतररंभीय एधा की, अंतविष्ट एधा की, बाह्य स्तंभीय एधा की, प्राथमिक एधा की। तो किसकी निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? किसकी सक्रियता के कारण बनती है बाबू? अंतररंभीय एधा के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बाबू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। 10वां प्रश्न क्या कहता है? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि? बताइए। भूमि बलुई होती है, जल वायवीय भिन्नता होती है, अस्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है, वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। बताइए किसके कारण से होता है इसका? ऑप्शन प्रश्न 10वें का ऑप्शन नंबर सी। 10वें का क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्या है ऑप्शन? अस्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है। अस्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती, इसके कारण से उनके समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में वलय नहीं होते। अस्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुपास्त काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। बताइए, अगर एक वृक्ष की जो काट है उसमें अगर वार्षिक वलय की जो संख्या 50 मिलती है तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? 25 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। बताइए। 11 नंबर प्रश्न का बताइए जल्दी से। तो जितने वृक्ष में वलय होंगे बाबू उतने ही वर्ष का वो पौधा हो जाएगा। कितने होंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 50 वलय इसमें होंगे और 50 वर्ष हो जाएंगे।
समझाओ, जितना हर वर्ष में एक वलय तैयार होता है, हर वर्ष में पौधों में एक वलय तैयार होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पे जल्दी चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किसी पौधे के तने घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वी विभोजक, अंतर्वेशी विभोजक और विहीनिका परिरंभ। बताइए, CDS 2019 में प्रश्न पूछा गया, CDS 2019 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? पार्श्विक विभाज्योतक। क्या होगा? पार्श्विक विभाज्योतक, पार्श्विक विभाज्योतक। क्या होगा? पार्श्विक विभाज्योतक होगा बाबू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पार्श्विक विभाज्योतक। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? पार्श्विक विभाज्योतक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अब ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। जलोढ़ निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरती है? वायवी जलोढ़ निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरती है? वायु तक के कारण, मृत्यु तक के कारण, हरित ऊतक के कारण, दृढ़ ऊतक के कारण। बताइए सही आंसर, बताइए इसका क्या है? जलोढ़ निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण तैरती है? किसकी उपस्थिति के कारण तैरती है? वायु तक के कारण। किसके कारण तैरती है? वायु तक के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सभी लोग साथ में चलते रहेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि लाइव नहीं है तो सब लोग अच्छे से क्वेश्चन ना करें, सभी लोग अपने दिमाग में सोचते रहेंगे आंसर को। ठीक है, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षक विभाज्योतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुता में वृद्धि के लिए, बलकुट में वृद्धि के लिए। शीर्षक विभाज्योतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? बताइए, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है किसमें? लंबाई में वृद्धि के लिए। किसके लिए? लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न। विभाज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतक में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विभाज्योतिकी कोशिकाओं में विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभेदन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका गुणन द्वारा, कोशिका पुनर्जनन द्वारा। एनडीए, ये देखिए प्रश्न कब पूछा गया? एनडीए 2021 में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछे गए हैं ये प्रश्न। बताइए, विभाज्योतक कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतक का रूपांतरण प्रक्रिया है, क्या है बाबू? क्या है क्वेश्चन है इसका? कोशिका विभेदन। क्या है? कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, कोशिका विभेदन। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। समुद्भिदों में, लवणोभिद में, जलोदभिदों में, मरुदभिदों में। बताइए किसमें दबे होते हैं? मरुदभिदों में। किसमें? मरुदभिदों में। ऑप्शन नंबर डी। रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है तथा धंसे होते हैं किसमें? मरुदभिदों में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे आइए जल्दी से। बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता होती है पौधों में शोषण के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए बिलामेन की आवश्यकता क्यों होती है? नमी के अवशोषण के लिए, नमी के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, नमी के अवशोषण के लिए बिलामेन की आवश्यकता होती है। नमी के अवशोषण के लिए बिलामेन की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे आ जाइए। 18 क्या कह, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। पादपों में लचीलापन दृढ़ोतक को के कारण होता है। मृदुतक में अंतर कोशिका स्थान नहीं होता। जाइलम चालनी पट्टिका, चालनी नालिका तथा सहचर कोशिकाओं से बना होता है। एनडीए 2019 में भी प्रश्न पूछा गया। देखिए एनडीए में ही प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है इसका सही? 18 नंबर का
18 नंबर का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्या है? जाइलम वाहिनियों वाहिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम तंतुओं से बना होता है। जाइलम वाहिनी वाहिकाओं जाइलम मृदुताओं तथा जाइलम तंतुओं से बना होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। क्या होता है बाबू? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुता में वृद्धि के लिए, बलकुटता में वृद्धि के लिए। 19 नंबर प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए सभी लोग। 19 का हो जाएगा बी बाबू। 19 का सही आंसर क्या है? बी, मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी किसके लिए? मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में मेरिस्टमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों में मेरिस्टमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे मृत ऊतक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। वे अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण वे पादप में नम्यता प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इनमें ऊतक तथा ऊतक की इन ऊतकों में कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। इन ऊतकों में कोशिका विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। बताइए 20वें नंबर प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। 20वें नंबर का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल इसका सही क्या हो जाएगा? ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। किसमें? किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। पादपों में मेरिस्टमी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? शीर्ष देवदार साइकस फाइकस और क्लेकर्स सुवेर। क्वेकर्स सुवेर 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 21 नंबर प्रश्न का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेकर्स सुवेर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेकर्स सुवेर। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वाणिज्यिक भवन वाला कारक किससे प्राप्त होगा? देखिए वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? बताइए, प्रश्न बताइए जल्दी से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? शीर्ष देवदार साइकस फाइकस और क्वेकर्स सुवेर। बताइए 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेकर्स सुवेर से 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न जल्दी पूछिए। बाईस नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों और जलों की लंबी दूरी के अभिगमन पर की सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन है? जेसी बोस, बीरबल साहनी, पीसी माहेश्वरी, एन परिहार। बताइए 22 नंबर प्रश्न का क्या होगा? जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए 23 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? पहला क्या है? बाह्य त्वचा, मृदु त्वचा, कालेनकाइमा दृढ़ात्मक। 23 नंबर प्रश्न का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? बताइए 23 नंबर प्रश्न का मृत कोशिकाएं किसमें होती हैं?
तो दृढ़ोतक में किसमें होती हैं? दृढ़ोतक में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिए इस प्रश्न पे आइए, दूसरे 24 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ सकते हैं तथा कुछ भाग जैसे ही पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसी बहुताय को माना जा सकता है। बताइए किस बहुताय को माना जा सकता है? 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दृढ़ोतक। ऑप्शन नंबर सी दृढ़ोतक। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तथा तने तथा इस नम्यता का कारण किसी बहुताय को माना जाता है। इसका क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? दृढ़ोतक। 24 नंबर प्रश्न का क्या होगा? दृढ़ोतक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी दृढ़ोतक। आगे बढ़िए 25 का। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? मेरिटोस्टेमिक और पैराकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। बताइए 25 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी दीजिए। 25 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी दीजिए। पौधे में लचीलेपन के कारण कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कोलेनकाइमा। कौन सा है बाबू? कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए 26 पे आइए। जलीय पौधा में बड़ी वायु थैलियाँ एयर सैक उनमें उत्प्लावन प्रभाव प्रदान करती है। ये थैलियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों द्वारा घिरी रहती है? बताइए 26 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी दीजिए। 26 नंबर प्रश्न का सभी भाई बहन जल्दी से आंसर दीजिए। 26 नंबर का क्या होगा? मृदुतक पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए आपका 26 का बिल्कुल सही है। चलिए सब जल्द आगे बढ़िए। 27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? रेतिकाएं अनुपस्थित रहती है, कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, अकार्बनिक समावेश अनुपस्थित रहता है, अंतर कोशिकी अंतराल मौजूद होते हैं। बताइए 27 नंबर प्रश्न का क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका डी सही है। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की रिक्तियां अनुपस्थित रहती हैं? कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, कार्बनिक समावेश अनुपस्थित होता है, अंतर कोशिकी अंतराल मौजूद होते हैं। बताइए 27 नंबर प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। अंतरकाल मौजूद होता है। अंतर कोशिकी अंतराल मौजूद होते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे निम्नलिखित में से अरे यार ये क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष विभाजक के बीच की परत को बिलकुट को जन्म देती है? कि परत जो बिलकुट को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर 28 का क्या है? डर्मेटोजेन प्लेरोम कालीप्लेटोजेन पेरिबल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या है? पेरिबल है। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष विभोजितक के बीच की परत है जो बिल्कुल कोरोनेक्स को जन्म देती है, बताइए। 28 नंबर प्रश्न का जल्दी जवाब दीजिए। 28 नंबर प्रश्न का जल्दी से। इसका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्षक विभाजितक के बीच की परत है जो बिल्कुट को जन्म देती है? डर्मेटोजेन, प्लेरोम, कार्टिप्लोटाइन तथा पेरिबलम। इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। पेरिबलम, ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। वंशानुगत से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? कोशिका विज्ञान, उद्विकास, अनुवांशिकी, शारीरिकी। बताइए क्या है? कौन सा है? अनुवांशिकी है। कौन सा है? अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बताइए 31 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। 31 नंबर प्रश्न का सभी भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे। इसका किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान के को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा? मेंडल द्वारा, कारेन द्वारा, मेंडल द्वारा, कार्नेल द्वारा, मूलर द्वारा, बेटसन द्वारा। बताइए किसके द्वारा कहा गया था ये? किसके द्वारा अनुवांशिकता को अनुवांशिकी विज्ञान कहा गया? किसके द्वारा कहा गया था भाई? सभी लोग आंसर जल्दी से देंगे। देखिए प्रश्न क्या क्या? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया था ये? बेटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बेटसन के द्वारा अनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या कह रखा है? अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डिग्रीस है, ग्रेगर मेंडल है। बताइए कौन सा है? ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर मेंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। वंशानुगति अनुवांशिकी उत्पादन अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डी आर एन आर क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। बताइए अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किससे? क्रोमोसोम से। किससे होता है? क्रोमोसोम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 34 नंबर प्रश्न। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया था? बताइए 34 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताइए। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन वांडेयर, वाटसन, क्रीक, जोहान्स। 34 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न बताइए। 34 नंबर जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए 34 नंबर प्रश्न का जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न पे क्या है? वंशागति की इकाई है कीट, फिनोटाइप, जीनोटाइप और जीन्स।
प्रश्न संख्या 35। वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई है फीटो। 35 नंबर प्रश्न का क्या है? वंशानुगत की उत्परिवर्तन इकाई है क्या? DNA, RNA, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। DNA, RNA, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। 36 नंबर प्रश्न का आइए 36 नंबर प्रश्न को करते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? गार्डन पी। किस पे किया था? गार्डन पी पे। किस पे किया था? गार्डन पी पर किया था उन्होंने। गार्डन पी। 36 नंबर गार्डन पी। सही आंसर क्या है? गार्डन पी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गार्डन पी। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? गार्डन पी। मटर का पौधा था जिस पर संकरण उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? बारबोरा, बताइए। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? मटर, मक्का, गेहूं, चावल। किस पे है ये मक्का पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मक्के पर काम करने के लिए प्रसिद्ध है। 38 नंबर प्रश्न। ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत, आनुवंशिकी की नियत, उत्परिवर्तन के सिद्धांत, ऊर्जित समक्ष लक्षणों की वंशागति। 38 नंबर। ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? बताइए। आनुवांशिकता के नियम। कौन से पे? ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता के नियम। ये ऊपर नीचे हो गए। आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता के नियम 38 नंबर हो गया। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के तीन महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। कौन सा है? 39 नंबर। बताइए इसका क्या होगा? 39 नंबर प्रश्न का मेंडल द्वारा प्रतिपादित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका क्या है? सी है, पृथक स्वतंत्र अपव्यय एवं प्रभावित अभिक्रिया। प्रभावित सी है। मेंडल के नियम के अनुसार मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। कौन सा? स्वतंत्र अपव्यय प्रभाविता, युग्मों का सिद्धांत, युग्मों का शुद्धता, सहलंघनता। क्या है इसका? 40 नंबर प्रश्न का क्या है? मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। कौन सा? संलग्नता। स्वतंत्र अपव्यय प्रभावित युग्मों की शुद्धता, स्वतंत्र संलग्नता। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें विपर्यायी लक्षण थे, इसका आर्थिक महत्व अधिक था। बताइए इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। 41 नंबर प्रश्न। मेंडल ने नियमों का एक अपवाद। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बताइए।
मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी। बताइए इसका इसका जल्दी बताइए, जल्दी से। इसका मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। क्या होता है मोनोहाइब्रिड अनुपात? 9:3 से 3:1, 3:1, 1:1, ये 2:1। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर 42 मोनोहाइब्रिड अनुपात है। मोनोहाइब्रिड अनुपात मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना होता है? मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 3:1 होता है। चलिए अब 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जीन्स बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए तथा प्रोटीन के। बताइए जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स बने होते हैं डीएनए के। डीएनए के। ऑप्शन नंबर ए राइट है। डीएनए के बने होते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे क्या है कर रहा है? सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार के किसका मिलता था? बताइए सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था? सॉरी, किसको मिला था? कार्नवर्ग को, ओकोआ को, खुराना को, निरेनबर्ग को। 44 नंबर प्रश्न का 44। सन 1959 को कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए कार्नबर्ग को। किसको? कार्नबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कार्नबर्ग है। ऑप्शन नंबर ए कार्नबर्ग है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र आपीयु का अभिप्राय है एक माता एक पिता के लक्षण पर प्रथम होना। एक माता एक पिता के लक्षण पर पृथक होना। पृथक लक्षणों का प्रथम होना। बताइए इसका सही आंसर बताइए। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक माता पिता के लक्षणों को पृथक ना होना, के लक्षणों से पृथक ना होना। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न। मेंडल की सफलता का मार्ग मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने संतानों की गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण के बारे में लिया था। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। बताइए 46 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर है? मेंडल की सफलता का मुख्य कारण बताइए। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना जो थे, इनको आपको ये बताना है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर प्रश्न का बताइए, इनमें से कोई नहीं। बताइए 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? जीन संश्लेषण के लिए। क्या हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
जीन संश्लेषण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 48। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। मिलर ने, बुखारा ने, डीब्रेज ने, कैल्विन ने। बताइए 48 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। 48 नंबर प्रश्न का, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, हरगोविंद खुराना ने किया था। तो आशा करते हैं सभी लोगों का क्वेश्चन अच्छा गया होगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो हमें माफ़ करें, और सभी लोग आंसर का जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग पूरे वीडियो को देख करके टोटल आंसर को जोड़ करके कमेंट करेंगे जरूर कि किसका सही गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। कल से लाइव क्लास डेली होगी, आज लाइव नहीं होने के कारण ये वीडियो अपलोड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जय हिंद साथियों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद साथियों।